हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं हिंदी व्याकरण अध्याय 2। इसमें हम वर्ण विचार, उच्चारण एवं शुद्ध वर्तनी करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। अब आप सभी ने हिंदी वर्णमाला पढ़ी होगी। तो वर्णों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। अब एक बार ये हिंदी वर्णमाला पे हम नज़र डाल लेते हैं। इसमें स्वर हैं आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, औ। कुल 11 स्वर हैं। एक अंगा अनुस्वार है, विसर्ग हाँ। इसके बाद व्यंजन व्यंजन की संख्या है 33, जिसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग हैं। आप इन्हें ध्यान से पढ़ सकते हैं। अंतस्थे में आते हैं य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन जो हैं वे हैं श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन है क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। तो ये हमने व्यंजन पढ़े। अब वर्णों के मुख्यतः दो भेद होते हैं, स्वर्ण और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की मदद नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। अब स्वरों के भी भेद होते हैं। तो स्वरों के कौन कौन से भेद हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर वे स्वर हैं जिनकी संख्या 4 है और ये है अ, ई, उ और ऋषि। ये इनके उच्चारण में ना बहुत ही कम समय लगता है। आप बोल के भी देखेंगे तो अ, ई, उ और ऋषि। दीर्घ स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दुगना समय लगता है। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ए, ओ, औ। अच्छा, प्लुत स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है, जैसे कि ओम। ओके, तो अब हम ये देखें स्वरों की मात्राएं कौन कौन सी होती हैं। आइए देखते हैं। ये स्वर लिखे हैं यहाँ और ये इनकी मात्राएं और इनके उदाहरण भी दिए हुए हैं शब्दों की। अब जैसे छोटा अ है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। भवन, पहल, चरण। बड़ा आ है, इसकी आ की मात्रा। छोटी ई, बड़ी ई, छोटे ऊ, बड़े ऊ की मात्रा। ऋषि। अब इसको ध्यान से देखिए। अब इसमें पृथ्वी, प्रकृति एवं दृष्टि। तो पृथ्वी, प्रकृति एवं दृष्टि, ये आप ध्यान से देखिए। इसके बाद ए की मात्रा केला, मेला। ए की मात्रा कैसा, पैसा। मोर, शोर। कोयल, कठोर। जौहर, कौन। माहौल, भौरा। फ्रेंड्स, ये जो हम कर रहे हैं इसमें क्या है कि आगे जब इसको हम पूरा कर लेंगे उसके बाद जो इसके मुख्य बिंदु हैं उसमें से सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए, र के साथ ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्राओं का संयोग। अब र के साथ छोटे ऊ की मात्रा अगर आती है तो वो इस तरह से लिखी जाती है। आप देखिए इसको, जैसे रुपया, गुरु, रुको, रुस्तम। रा के ऊपर इस तरह से आती है और रा के ऊपर अगर बड़े ऊ की मात्रा लगती है तो उसे इस तरह से लगाया जाता है। रूठना, रूपा, रूहू, रूखा आदि। अब आगे देखते हैं। अब ये मुख्य बिंदु बताए हैं र के विशेष रूप में जो प्रयोग हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आप इसको। हिंदी में र विशेष वर्ण है। अब जैसे र अगर हलंत ना लगने के कारण स्वर रहित र को आगे वाले स्वर के ऊपर लिखा जाता है, जैसे कि आप देखिए कर्तव्य, कर्तव्य, धर्म, कर्म आदि। पाई वाले आधे व्यंजनों में प्रेम, भ्रम, प्रकाश, प्रदीप, क्रम आदि। तो यहाँ देखिए र को जो ना एक तिरछी रेखा की तरह लगा दिया गया है
अब स के साथ र का प्रयोग कैसे होता है, श्र बन जाता है, जैसे स्रोत, श्रमिक आदि में र का प्रयोग दिखा है। अब त के साथ र लगने पर त्र हो जाता है, जैसे त्रिभुज, त्रुटि, त्रिकोण। और गोलाकार व्यंजनों जैसे ट ड में र जो है वो ड्र के रूप में लगता है, जैसे ट्रक, ड्रम, ट्रेन आदि। तो ये आप देख सकते हैं कि र का ही कितनी तरह से प्रयोग किया गया है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आता है, अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार क्या होते हैं? जब किसी व्यंजन का उच्चारण करते समय हवा नाक से निकलती है तो उसे अनुस्वार कहते हैं। लेखन में इसका प्रयोग वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में अंकित करके किया जाता है। जैसे अब इसके उदाहरण दिए हैं, चंदन, नंदन, मंगल, गंगा, बंदर आदि, ये सब इसके उदाहरण दिए हैं। अब अनुनासिक क्या है? अनुनासिक क्या है? जब वर्ण के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है तो उसे अनुनासिक कहते हैं। इसका प्रयोग जो है वो चंद्र बिंदु के रूप में होता है, जैसे मुंह, पाँव, छाँव, गाँव, दांत आदि। और विसर्ग, विसर्ग का प्रयोग ह के रूप में किया जाता है, जैसे आप देखिए प्रातः, स्वतः, अतः आदि। आयोगवाह क्या होते हैं? आयोगवाह में अंगा और अंगा वर्णों को आयोगवाह कहा जाता है, जिनका उच्चारण स्वरों के बाद किया जाता है। तो ये हमने देखा अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और अयोगवाह। अब व्यंजन। व्यंजन वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराकर निकलती है तथा उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन कहते हैं। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये सीधा सीधा आपसे पूछा जाता है, ये स्पर्श व्यंजन है, कौन कौन सा व्यंजन है, ये पूछा जाता है। तो व्यंजनों को 3 भागों में बांटा जाता है, स्पर्श, अंतस्थे और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन जो है वो मतलब कि जो हमारी जिह्वा है वो कहाँ से टच हो रही है, कहाँ से स्पर्श कर रही है, उसके आधार पर इसका विभाजन किया गया है। जैसे आप देखेंगे क वर्ग कंठ से, क ख ग घ ड कंठ से निकलती है इसकी ध्वनि। च छ ज झ य तालु से टकराकर निकलती है। मूर्धन्य से ट ठ ड ढ ण, दंत्य से त थ द ध न, ओष्ठ से प फ ब भ म। तो जब आप इसका उच्चारण करके देखेंगे ना, तब भी आपको ये महसूस होगा कि जब हम प फ ब भ म बोल रहे हैं तो हमारे ओष्ठ आपस में जुड़ रहे हैं। तो उसी के आधार पर स्पर्श व्यंजनों का वर्णन किया गया है। अब आता है अंतस्थे व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण स्वर एवं व्यंजन के बीच का सा प्रतीत होता है, अतः इसे अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। मतलब ये पूरे पूरे हम नहीं बोल पाते, जैसे य, र, ल, व, इस तरह से हम इन्हें बोलते हैं। तो अंतस्थ स्वर और व्यंजन के बीच का इनका उच्चारण हमें महसूस होता है। अब आता है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कुछ गर्म सी हवा मुख से बाहर आती है, ऊष्म का मतलब ही है गर्म। तो जब हम श, श, स, ह ये बोलते हैं तो कुछ गर्म हवा मुंह से बाहर आती है। अब यहाँ देखिए संयुक्त व्यंजनों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कक्षा, ज्ञानी, श्रमिक। वे व्यंजन जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के योग से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। मुख्यतः 4 संयुक्त व्यंजन हैं, श्र, त्र, क्ष, ज्ञ। अब इसका संधि भी आ जाता है। अब देखिए श्र का क्या है, श जमा र जमा आ, और इसके उदाहरण है श्रम, श्रद्धालु, श्रीमती। त्र का है त जमा र जमा आ, इसके उदाहरण है त्रिनेत्र, त्रिशूल, मात्रा। क्ष का है क जमा श जमा आ, तो कक्षा, क्षत्रिय, क्षमा। ज्ञ का है ज जमा य जमा आ, तो अज्ञ, विज्ञान और प्रज्ञा। इसके अलावा द्व, द्य, छ, क्य आदि भी संयुक्त व्यंजन हैं। इनसे कुछ शब्द ऐसे बनते हैं जैसे विद्यालय, द्वार, अच्छाई, क्यारी, देशभक्त, स्वास्थ्य चिन्ह आदि। तो ये सब क्या है, संयुक्त व्यंजनों के उदाहरण हैं।
अब द्वित्व व्यंजन, जब एक ही व्यंजन का स्वर रहित और स्वर सहित उच्चारण एक साथ होता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। मतलब कि आधा ज और पूरा ज। तो आप देखिए ये जो उदाहरण दिए गए हैं, सज्जन, पक्का, चक्की, पत्ता, लड्डू, छज्जा आदि, ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब द्वित्व व्यंजन के उदाहरण हैं। शब्दों में उच्चारण एवं लेखनी संबंधी अशुद्धियाँ। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अब अशुद्धियाँ। तो इसमें अशुद्धियाँ जानने से ज़्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि शुद्ध वर्तनी क्या है, शुद्ध वर्तनी किस प्रकार है। तो शुद्ध वर्तनी जानने के लिए आप देखिए ये कुछ शब्द दिए गए हैं और इनके शुद्ध रूप लिखे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको केवल शुद्ध रूप ही याद करना है, शुद्ध रूप ही लिखकर देखना है, क्योंकि वर्तनी अनंत है। आप किसी भी शब्द की सही वर्तनी अगर सीखेंगे, उसको लिख के देखेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, तो आप अशुद्ध रूप अच्छे से पहचान सकते हैं। तो आप फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और केवल यही नहीं, शुद्ध वर्तनी में आप अनेक उदाहरण ले सकते हैं। इसके लिए अगर आपको मात्राओं का ज्ञान होगा तो वह आपको बहुत ही इसमें मदद करेंगे शुद्ध वर्तनी लिखने में। तो अब तक हमने जो सीखा उसको फटाफट हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो आइए देखें। वर्ण वे छोटी से छोटी ध्वनियाँ हैं जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। मतलब सबसे छोटी ध्वनि वर्ण है। वर्ण के बिना लिखित भाषा संभव नहीं है। नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट, वर्णों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों की कुल संख्या 52 है, संयुक्त व्यंजन मिलाकर। वर्णों के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं जिनकी संख्या 11 है। स्वरों में 4 ह्रस्व स्वर तथा 7 दीर्घ स्वर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यंजनों का उच्चारण स्वर की मदद से किया जाता है। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। अब संयुक्त व्यंजन है 4, श्र, क्ष, त्र और ज्ञ। एक ही व्यंजन का स्वर रहित व स्वर सहित रूप में प्रयुक्त होना द्वित्व व्यंजन बना देता है। स्वरों का प्रयोग शब्द के आरंभ में मूल रूप से एवं मध्य में व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में प्रयुक्त होता है। अनुस्वार नाक से, जबकि अनुनासिक जो है वो मुंह से उच्चारित होता है। अंग एवं अ आयोग वहाँ है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि किस तरह से हमने ये वर्ण जो अध्याय था हमारा, इसको हमने बहुत अच्छे से समझा। आप अगर इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे तो इसके सभी मुख्य बिंदु आपको अच्छे से याद हो जाएंगे और आप वर्ण इकाई में से आया हुआ कोई भी प्रश्न किसी भी टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या किसी अन्य हिंदी एग्ज़ाम में आसानी से हल कर पाएंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।